सीएम रावत ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को दी श्रद्धांजलि, कहा वे शिक्षाविद, चिंतक और जनसंघ के थे संस्थापक। सीएम तीरथ रावत से मिले कर्मकार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष सत्याल, लगाई संरक्षण की गुहार। बोर्ड के अध्यक्ष सत्याल और सचिव के बीच छिड़ा विवाद। देहरादून सोशल इंटर्नशिप सृजन का वर्चुअल शुभारंभ, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने किया शुभारंभ। इंटर्नशिप छात्रों के जीवन को बेहतर बनाने में सहायक। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत बुधवार को पहुंचे काशीपुर। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यक्रम में हुए शामिल। पार्टी में गुटबाजी के सवालों को नकारा। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं से नाराज हाईकोर्ट, सरकार की तरफ से 700 पेज का शपथ पत्र पेश किया गया। शपथ पत्र में स्वास्थ्य सचिव द्वारा तर्कहीन तथ्य। उत्तराखंड में आपदा राहत मानकों में संशोधन करे सरकार, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज स्कूल फॉर लाइफ की सोशल इंटर्नशिप सृजन का वर्चुअल शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अस्तित्व में आने से ही यूपीईएस समाज के लिए अपने दायित्वों के प्रति संवेदनशील रहा है। छात्रों को शैक्षणिक गतिविधियों के साथ ही सांस्कृतिक और गैर शैक्षणिक गतिविधियों के क्षेत्र में भी अनेक अवसर प्रदान करता है। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल आज दिल्ली दौरे पर हैं। दौरे के दौरान उन्होंने उत्तराखंड भवन का निरीक्षण किया। उत्तराखंड भवन उत्तराखंड के तर्ज पर बनाया जा रहा है। अभी उत्तराखंड भवन में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। उत्तराखंड भवन मार्च 2022 में बनकर तैयार होना था, लेकिन महामारी के चलते 2 महीने लेट हो गया। लेकिन मंत्री बिशन सिंह चुफाल का कहना है कि भवन मार्च 2022 में ही बनकर तैयार हो जाएगा। आपको बता दें, भवन में कुल 52 कमरे होंगे। साथ ही बिजनेस का भी ध्यान रखा गया है। दिल्ली में बन रहे उत्तराखंड भवन की कुल लागत 92 करोड़ के करीब आएगी। और इसी बीच खेल जगत से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। इंग्लैंड भारत ने कीवी टीम को 139 रन का लक्ष्य दिया है। जो इंग्लैंड में मैच हो रहा है भारत और न्यूजीलैंड के बीच, WTC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, उसमें कप्तान विराट कोहली भी इस बार जो है फेल हो गए हैं। अपनी दूसरी पारी में कोई बड़ी साझेदारी नहीं कर पाए भारतीय बल्लेबाज। तो भारत ने कीवी टीम को 139 रन का लक्ष्य दिया है। भारतीय टीम की बल्लेबाजी पूरी तरह से फ्लॉप नजर आई है। कप्तान विराट कोहली भी फेल हुए हैं। कोई बड़ी साझेदारी नहीं कर पाए भारतीय बल्लेबाज, चाहे पहले पारी की बात करें और दूसरी पारी की। तो कीवी टीम के सामने सिर्फ और सिर्फ 139 रनों का लक्ष्य है। अब देखने वाली बात यह होगी कि भारतीय गेंदबाज अब क्या भूमिका निभाते हैं और किस तरह से कीवी बल्लेबाजों को रोक पाएंगे इस छोटे से लक्ष्य को लेकर, क्योंकि लक्ष्य बहुत छोटा है। हालांकि यह भी कहा जा रहा है जो पिच है वो गेंदबाजों के लिए मददगार है, लेकिन जो लक्ष्य है उसके मुताबिक अभी भी बहुत छोटा है। सिर्फ और सिर्फ 139 रनों का लक्ष्य है कीवी बल्लेबाजों के लिए। अगर पहली पारी, दोनों पारियों की बात करें, भारतीय पारी और न्यूजीलैंड की पारी, तो उसमें दोनों ही टीमों ने बहुत ज़्यादा लक्ष्य नहीं बनाया, बहुत ज़्यादा रन नहीं बनाए। लेकिन दूसरी पारी में ये अनुमान लगाया जा रहा था कि भारतीय टीम एक अच्छा सम्मानजनक स्कोर बनाएगी ताकि कीवी बल्लेबाजों को परेशान कर सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ 139 रनों का लक्ष्य दे पाई भारतीय टीम कीवी बल्लेबाजों को। और इसी खबर पर हमारे खेल संवाददाता विशाल मिश्रा जुड़ गए। विशाल, जैसा अनुमान लगाया जा रहा था, उम्मीद लगाई जा रही थी भारतीय बल्लेबाज दूसरी पारी में बेहतर करेंगे, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दिया और बहुत कम लक्ष्य दिया गया है। क्या जैसा कहा जा रहा है गेंदबाजों के लिए पिच में मदद है, तो क्या ये लक्ष्य पर्याप्त है?
देखिए न्यूजीलैंड की अगर बात की जाए, जैसे एक चैंपियंस टीम खेलती है ना, वैसा पूरा परफॉर्म हुआ है लगातार। एक अच्छे तरीके से उन्होंने पूरी इंडियन टीम को सर्किल में आउट कर दिया, चाहे वो कप्तान कोहली रहे हो, सबको विकेट के पीछे कैच कराया गया, बहुत लंबा शॉट मारने ऋषभ पंत चले, वो एक उनकी बहुत बड़ी स्थिति थी। महज 149 रन का फाइनल में लक्ष्य दिया गया है और ये बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है, क्योंकि इतने ओवर बचे हुए हैं अभी लगातार कि अगर अभी भी न्यूजीलैंड की टीम आराम से खेलती है तो अभी भी वो जीत सकती है। और अब पूरा दारोमदार कप्तान गेंदबाजों के हाथ में। विशाल, लेकिन बात ये भी कि अगर न्यूजीलैंड की पहली पारी की बात करें तो वो भी बहुत ज्यादा विशाल स्कोर नहीं बना पाई, तो क्या इस बार भारतीय गेंदबाज कुछ कमाल, कुछ चमत्कार कर सकते हैं? देखिए शैली, पक्की कंडीशन कुछ अलग थी। आज 5 दिनों के आज छठा दिन है, रिजल्ट डे पे खेल आ चुका था, आज पूरा आसमान साफ है। आज उतनी मदद मिल नहीं रही है जितनी मिल रही थी पिछले 5 दिनों में। जितना भी मैच हुआ वहां पे बॉलर्स को मदद मिल रही थी। आज शुरुआती घंटे में ही भारतीय टीम पर अगर बात की जाए तो न्यूजीलैंड के गेंदबाज हावी हो गए और उन्होंने पूरी तरह से भारतीय टीम की कमर खोली। सबसे बड़ी बात, जो प्लेयर पहले विराट कोहली चेतेश्वर पुजारा से जब आए तो उन्होंने पूरी भूमिका टॉप की ओर ले जाने के लिए टीम को बनाई, ना कि रन बनाने की। अगर रन बनाने के लिए वो भी जाते तो मुझे लगता था ये स्कोर 139 की जगह 239 हो सकता था। देखिए विशाल, पिच भी खराब हुई है, पिच भी टूटी है, तो कहीं ना कहीं अगर स्पिनर की बात करें, रविचंद्रन अश्विन है हमारे पास, रविंद्र जडेजा है, क्या इनको मदद मिल सकती है? देखिए विकेट इतना नहीं टूटा है कि आप मदद, लेकिन ये दोनों ऐसे गेंदबाज हैं जो आपको किसी विकेट पर विकेट निकाल कर दे सकते हैं, वो कोई भी पिच हो। लेकिन सबसे बड़ा मैटर है चले तो स्कोर आपने उतना नहीं दिया है। अगर आप उन्हें 30 और बाद भी लगाते हैं तो क्या आप इतना विशाल, तो अगर मान के चलें कि अब रिजल्ट जो है तो पलड़ा किसका भारी नजर आ रहा है? क्योंकि लक्ष्य तो बहुत छोटा है, लेकिन सवाल ये भी कि पहली पारी में की टीम बहुत कुछ नहीं कर पाई। देखिए पहला जो जब मैच का आज का दिन शुरू हुआ तो भारतीय टीम को झुका हुआ था, लेकिन अब अगर बात की जाए तो पूरी मैच में पकड़ मजबूत बना ली है न्यूजीलैंड ने। लेकिन अभी मैच चल रहा है, 4 और महज 4 रन बना पाई, 5 है टीम के। शर्मा लगातार एक तरफ। बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी कि गेंदबाज कमाल कर पाते हैं और चमत्कार करना होगा गेंदबाजों को। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल हमसे जुड़ने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारतीय टीम ने जो 139 रन का लक्ष्य दिया है कीवी बल्लेबाजों को, अब देखने वाली बात होगी कि गेंदबाज क्या बेहतर कर पाएंगे। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जन जन से हो ये मन जुड़ा, नित ये स्मरण करते हैं हम, हर जन की सेवा में रहे अब ये वचन करते हैं हम। ना कोई अब पिछड़ा रहे, ना कोई अब वंचित यहाँ, निष्काम सेवा हम करें अब मन में प्रण करते हैं हम, अब मन में प्रण करते हैं हम। गौरव धरा है देवभूमि ये कसम खाते हैं हम, संकल्प से हर सिद्धि तक न मेरे कभी डिगे कदम, न मेरे कभी रुके कदम। सेवा, समर्पण और विश्वास के 100 दिन, जनता के द्वार, तीरथ सरकार। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। अब हारने के लिए तैयार हो जा चुटकी। ये देख क्वीन मेरी। भाभी देखो ना भैया। अरे पिटारा, खजाना खास पलों का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देहरादून में रहने वाली देश की पहली दिव्यांग निशानेबाज दिलराज कौर पारिवारिक संकट के कारण मुश्किल हालात में हैं। इस मामले पर हमारे संवाददाता अंकित काला ने खेल मंत्री अरविंद पांडे से खास बातचीत की। इसकी पहली
दिव्यांग निशानेबाज दिलराज कौर आज इन दिनों आर्थिक संकट से जूझ रही हैं और इस परिस्थिति से निपटने के लिए 2 जून की रोटी के लिए आज वो देहरादून की सड़कों पर दुकान में नमकीन बिस्कुट बेचने का काम कर रही है। तो ऐसे में अब सरकार की तरफ से क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं जिससे कि दिलराज कौर की जो आर्थिक स्थिति है वो बेहतर हो सके? इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ खुद उत्तराखंड के खेल मंत्री अरविंद पांडे जी हमारे साथ है। सर, कीमती वक्त देने के लिए धन्यवाद। जिस तरीके की परिस्थितियाँ हैं, दिलराज कौर जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग नाम बना चुकी हैं, कांस्य पदक, कितने सारे पदक, उसके बावजूद अगर वो सड़कों पर इस तरीके से दुकान लगा के अपनी 2 जून की रोटी की व्यवस्था करती है तो सर सरकार क्या कर सकती है? खिलाड़ी किसी भी गेम का हो और वह बहुत ही कठिन परिश्रम करता है, खून पसीना बहाता है, तब जाके, और हजारों खिलाड़ी प्रयास करते हैं, तब कहीं जाके एक आध कोई मेडलिस्ट बनता है। तो ऐसी ही दिलराज कौर हमारे प्रदेश की खिलाड़ी है और इन्होंने काफ़ी मेडल अर्जित किए हैं। इनका विषय मेरे संज्ञान में आया है। तो ऐसा नहीं कि सरकार ऐसे पहलुओं पे ध्यान नहीं देती। किसी खिलाड़ी के सामने इस प्रकार का आर्थिक संकट ना आए तो इंडिविजुअल हम एक के लिए ना करके हमारी कोशिश है, हमारी गवर्नमेंट की कोशिश है कि ऐसे खिलाड़ियों के लिए और उदीयमान खिलाड़ियों के लिए सरकार कुछ ऐसी नीति बनाए, पॉलिसी बनाए जिससे कि किसी खिलाड़ी को ऐसा भटकना ना पड़े। इसी नाते हम लोगों ने खेल नीति का निर्माण किया है। मैं अभी मुख्यमंत्री से मिल के आया हूं और खेल नीति हमारे बनते ही उसमें हर चीज का प्राविधान है कि कौन से स्तर का कोई खिलाड़ी मेडल जीतेगा तो उसको हम सरकारी व्यवस्थाओं में किस पद की हम नौकरी उसको देंगे। कोई रिटायर्ड खिलाड़ी है तो उनको बुढ़ापे में ना भटकना पड़े, उनको उचित पेंशन दिया जाए। कोई खिलाड़ी अपनी जिंदगी में और आगे बढ़ना चाहता है तो उसको ट्रेनिंग के लिए, पैसे के लिए कहीं किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। तो ट्रेनिंग के पार्ट पे भी हमारे माध्यम से उचित बजट की व्यवस्था हो। मेडल जीते, नेशनल, इंटरनेशनल, एशियाड, ओलंपिक, इन सब मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को किस प्रकार की नियुक्ति दी जाएगी, इन सब की व्यवस्था, इन सब का प्राविधान खेल नीति में है। तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ऐसे खिलाड़ी हैं, उनको आर्थिक पक्ष उनका कमजोर ना हो, इस नाते खेल नीति का हमने निर्माण किया है और बहुत से खिलाड़ियों को भविष्य से संवरेगा। के न्यूज़ से बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे उत्तराखंड के खेल मंत्री अरविंद पांडे जिन्होंने हमारे चैनल में ये आश्वासन दिया है कि सरकार पूरी कोशिश करेगी न सिर्फ दिलराज कौर बल्कि पूरे व्यापक स्तर में जितने भी खिलाड़ी हैं इस तरीके से उनको खेल नीति के माध्यम से लाभ दिया जाएगा। वैसे में देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरीके से सरकार इस पर कदम बढ़ाती है। अपने सहयोगी लईक अहमद के साथ के न्यूज़ देहरादून। देहरादून में रहने वाली देश की पहली दिव्यांग निशानेबाज दिलराज कौर पारिवारिक संकट के कारण मुश्किल हालात में है। पिता और भाई की मृत्यु के बाद उनके सामने आर्थिक संकट गहरा गया है। मजबूरी में वो अपनी मां के साथ छोटा मोटा सामान बेच रही हैं जिससे कि उनके घर का खर्च चल सके। दिलराज कौर ने पैरालंपिक शूटिंग में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1 रजत और राष्ट्रीय स्तर पर 24 गोल्ड समेत कई पदक अपने नाम किए। हमारे संवाददाता अंकित काला ने निशानेबाज दिलराज कौर से खास बातचीत की। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी और पैरा शूटर हैं और दिलराज कौर वो इन दिनों इस परिस्थितियों से गुजर रही है, आर्थिक परिस्थितियों से गुजर रही कि उनको देहरादून में इस तरीके से सड़कों पे अपनी दुकान लगानी पड़ रही है। जबकि आपकी माताजी खुद राज्य आंदोलनकारी, आप खुद एक नेशनल लेवल के, आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी हैं मैडम। गोल्ड आपने जीत लिया, सिल्वर आपने जीत लिया, सब चीज़ इतना हो गया, तो ऐसी परिस्थिति क्यों आ रखी है कि आप ये दुकान लगा के बैठे? देखिए, मेरे घर में कमाने वाला कोई नहीं है। फैमिली पेंशन हमें मिलती है, पापा सरकारी नौकरी में थे तो फैमिली पेंशन आती है, वो हम रेंट पे रहते हैं। तो आपको पता है घरों के किराए कितने सारे होते हैं। तो अब हम क्या है कि वो फैमिली पेंशन किराए में चल जाती है, फिर पापा के बीमारी पे और भैया की बीमारी पे जो लोगों ने हमारी मदद की थी, अब उनके पैसे भी लुटाने में ज़्यादा जो थोड़ा बहुत हम बच जाता है बस उसी में गुजारा होता है। कई बार तो ये होता है हमारे पास मतलब महीने के 20 दिन के बाद पैसे ही नहीं होते। कर्जा भी होगा फिर? हाँ, वो सब कुछ निपटाने के बाद हमें कुछ बचता ही नहीं है। जब पता है ना कि
फ्यूचर अनसर्टेन है, क्या होगा कल। आज तो मेरी मम्मी मुझे सपोर्ट कर रही है, कल मैं अगर मम्मी भगवान ना करे मम्मी को कुछ होता है तो मैं कहाँ जाऊँगी, मैं तो रोड पे आ जाऊँगी। बस एक वही टेंशन है कि अगर टाइम से सरकार ने मेरी सुन ली होती तो मुझे आज ये सब कुछ ना करना पड़ रहा होता। उस टाइम ये तो सोचा नहीं था कि करेंगे। हमने तो अपने इस देवभूमि से जुड़े हुए हैं, हम देवभूमि में पैदा हुई है, ये छोड़ ही नहीं सकते। कोई अपना घर बार नहीं छोड़ता, माँ बाप नहीं छोड़ता, कुछ नहीं छोड़ सकते हम। हमें कुछ नहीं, हम यही करेंगे। ये लड़ाई लड़ रहे हैं दूसरों के, हम घर देख के अपना घर तो तोड़ नहीं सकते। ठीक है दूसरे स्टेट में होते हैं, पर उनसे सीख के इनको करना चाहिए ना, यहाँ की हमारी स्टेट को करना चाहिए। कुल मिलाकर के एक दुखद परिस्थिति है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी आज सड़कों पर सामान बेचने को मजबूर हो रही है और अब तक सरकार की तरफ से, सिस्टम की तरफ से उनकी कोई सुध नहीं ली जा रही है। अपने सहयोगी गौरव पंत के साथ मैं अंकित काला, के न्यूज़, देहरादून। वक्त एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। कुशल नेतृत्व एवं बेहतर प्रबंधन के द्वारा तीरथ सरकार ने कोरोना महामारी का सफलतापूर्वक सामना किया है। सरकार ने महामारी की दूसरी लहर में तेज और प्रभावशाली कदम उठाते हुए जनता को राहत पहुंचाई है। कोरोना के दौरान उत्तराखंड में ऑक्सीजन मैनेजमेंट सरकारी तंत्र की संवेदनशीलता और समर्पण का उदाहरण है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते ही सरकार ने जीवन रक्षक ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सार्थक कदम उठाए। सिर्फ 3 महीनों के भीतर ऑक्सीजन बेड 3535 से बढ़ाकर 7040 किए गए। ऑक्सीजन सिलेंडरों और ऑक्सीजन कंसंट्रेटरों की संख्या में भारी वृद्धि की गई। ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ साथ ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाने पर भी तीरथ सरकार का जोर रहा। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने स्वयं ऑक्सीजन आपूर्ति एवं उत्पादन की नियमित समीक्षा की, जिसका परिणाम ये रहा कि मार्च 2021 में 3 कार्यरत ऑक्सीजन प्लांट की तुलना में 15 ऑक्सीजन प्लांट कार्य कर रहे हैं। 18 ऑक्सीजन प्लांटों की स्थापना की कार्रवाई चल रही है। राज्य में आज 250 मीट्रिक टन से अधिक की ऑक्सीजन उपलब्धता है और इसे नियमित रूप से बढ़ाने का प्रयास भी चल रहा है। चाहे आईसीयू और वेंटिलेटर बेड का प्रबंधन हो या जीवन रक्षक औषधियों की उपलब्धता, राज्य सरकार ने पूर्ण संवेदनशीलता एवं पारदर्शिता रखते हुए जनहित में कार्य किया। सभी जिलों के डीएच, एसडीएच, सीएससी, पीएससी तक ऑक्सीजन सिलेंडर एवं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की उपलब्धता करा दी गई है, जिससे कि आकस्मिकता की स्थिति में कहीं किसी प्रकार ऑक्सीजन की किसी को कोई कमी ना हो। तीरथ सरकार ने दिखा दिया है कि यदि मन में दृढ़ निश्चय हो तो कोरोना जैसी महामारी से भी जीता जा सकता है। जनता के द्वार तीरथ सरकार। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। चिप्सीज, दोस्ती का नया फंडा। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश विधानसभा के अगले साल होने वाले चुनाव के लिए अब जबकि 8 माह का वक्त शेष बचा है, शनिवार को ही पार्टी की प्रांतीय कार्य समिति की बैठक में विधानसभा चुनाव की रणनीति के मद्देनजर 27 जून से होने वाले 3 दिवसीय चिंतन शिविर के लिए स्थल का निर्धारण कर दिया गया। पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष की मौजूदगी में ये शिविर रामनगर में होगा। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि 27 से 29 जून को रामनगर में चिंतन शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 7 सत्र आएंगे और हर सत्र में विभिन्न प्रकार की चुनावी रणनीति पर चर्चा की जाएगी। सत्ताईस, 28 और 29 3 दिनों में रामनगर में चिंतन शिविर का आयोजन होगा। उसमें हमारे अभी तक जो मोटा मोटा विचार किया है 7 सत्र होंगे। वो सत्र अलग अलग करके जो हमारा चुनाव तक का कार्यक्रम है उस पर अलग अलग रूप में चर्चा होंगे। उस पर हम सब प्रकार का चिंतन करेंगे और पूरा रोड मैप तैयार करेंगे। चुनाव की दृष्टि से हम लोग 2017 से बड़ी विजय प्राप्त करें, इस प्रकार की हम पूरी रणनीति उस चिंतन शिविर में बनाएंगे। हाईकोर्ट ने आज प्रदेश की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं और चारधाम यात्रा शुरू करने के खिलाफ दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान मुख्य सचिव ओम प्रकाश, वित्त सचिव अमित नेगी,
और पर्यटन सचिव डॉक्टर आशीष चौहान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए। सरकार की तरफ से 700 पेज का शपथ पत्र जारी किया गया, जिस पर कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा, राज्य सरकार द्वारा किया गया डेट ऑडिट पूर्णतः स्पष्ट और भ्रमित करने वाला है, क्योंकि अधिकांश मृत्यु हृदय गति रुकने से बताई गई हैं। दूसरी लहर में कितने लोगों की मौत कोविड-19 के कारण हुई नहीं बताया गया और पूरे शपथ पत्र में स्वास्थ्य सचिव द्वारा तर्कहीन तथ्य प्रस्तुत किए गए। साथ ही कोर्ट ने कहा कि मृत्यु की ऑडिट के करते समय कोर्ट के पूर्व आदेश का उल्लंघन करते हुए राज्य सरकार ने निकायों द्वारा जारी किए गए मृत्यु प्रमाण पत्रों के सापेक्ष मृत्यु की गणना नहीं की। शंकित जो थर्ड वेव है उसके बारे में क्या राज्य सरकार की तैयारियां हैं, क्या उसका विवरण है, इस सब का जो डिटेल्स दी गई थी, कोर्ट उससे संतुष्ट नहीं थी। कोर्ट ने काफ़ी नाराज़गी जताई और गवर्नमेंट से कहा है कि वो 7 तारीख तक इसका विस्तृत विवरण कोर्ट में फाइल करें। और साथ ही कोर्ट ने ये भी डायरेक्ट किया है कि 4 धाम के संबंध में क्या निर्णय लिया जाना है और कितने पीडियाट्रिक वार्ड हैं, कितनी एम्बुलेंसेज हैं और क्या भविष्य में आने वाले समय की आपदाओं के लिए कोर्ट ने कहा है कि आपकी क्या तैयारी है। संबंध में विस्तृत विवरण 7 तारीख तक सेक्रेटरी हेल्थ को कोर्ट में फाइल करना है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के अवसर पर राजीव नगर में भाजपा की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी व पंडित दीनदयाल की प्रतिमा के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर पुष्पार्पण किया। इसके अलावा इस अवसर पर वृक्षारोपण भी किया गया। भाजपा ने राज्य के सभी जिलों में इस कार्यक्रम का आयोजन किया। सभी जिला अध्यक्षों को इस प्रकार निर्देशित किया गया था, प्रत्येक बूथ पर जो बड़े नेता हैं उनको कहा गया था कि आप किसी ना किसी बूथ पर जाइए। मुख्यमंत्री जी भी किसी बूथ पर गए हैं, मैं स्वयं भी देहरादून के एक बूथ पर गया हूं। बूथ पर पूरा कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। चूँकि कोरोना में अभी जिस प्रकार की छूट नहीं है, इसलिए इंडोर कार्यक्रम हो इस प्रकार की अपेक्षा कार्यकर्ताओं से की गई थी। उसके बाद आज हमारा ई प्रशिक्षण स्टेट का प्रारंभ हुआ है, जो आज ही के दिन 6 हफ्ते तक लगातार चलेगा। और उत्तराखंड की खबरों में भी के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं